स्टूडेंट, साइंस विषय के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है। तो लवण के एक सूत्रीय इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। लवण यानी कोई भी रासायनिक पदार्थ है। वैसे तो लवण यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उनको लवण कहा जाता है, और क्षार एवं धातुओं की क्रिया से या अम्ल एवं धातुओं की क्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उनको लवण कहा जाता है। तो लवण के एक सूत्रीय इकाई द्रव्यमान में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या जिनमें अलग अलग है। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला लिखा हुआ है Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट में जब 10H2O जल के अणुओं की संख्या को मिलाया जाता है तो हमको जो हमारा धावन सोडा है, तो कपड़े धोने का जलीय सोडा जो कहलाता है वो हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो यानी इसमें जल के अणुओं की मात्रा एक निश्चित अनुपात में होती है। दूसरा बच्चों लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट CaSO4। तो इसमें आप देख सकते हो कि जल के अणुओं की मात्रा है 5H2O, और इसको क्या कहा जाता है, जलीय कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है। तो लवण की निश्चित मात्रा में जल के अणुओं की निश्चित मात्रा का मिलाया जाना वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। तीसरी बच्चों हम देख रहे हैं CaSO4 में जब जल के अणुओं की मात्रा होती है 2H2O, तो इससे जो पदार्थ बनता है वो एक ठोस एवं कठोर पदार्थ जमने के बाद जो हो जाता है वो कहलाता है जिप्सम, ठीक है। तो जैसा जिप्सम एक चट्टान की तरह कठोर पदार्थ हो जाता है, इसको आपने देखा होगा कि सीमेंट को में जब सीमेंट लगने के बाद जब उसमें पानी की तराई की जाती है तो कुछ दिन के बाद सूखने के बाद वो है बहुत ही कठोर हो जाता है। तो इस तरह से जिप्सम बनता है। कॉपर सल्फेट में 5H2O मिलाने से जलीय कॉपर सल्फेट बनता है, और कॉपर सल्फेट में 2H2O मिलाने से जिप्सम बनता है जो कि बहुत ही ठोस कठोर पदार्थ होता है। और कॉपर सल्फेट में जब जल के अणुओं की मात्रा 1/2H2O मिलाई जाती है, इधर आप देख सकते हो जल के अणुओं की मात्रा है 1/2H2O, तो उससे प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP के नाम से जानते हैं। अब बच्चों हम देख रहे हैं लवण के उपयोग, ठीक है। तो लवण के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं। तो लवण के रूप में यहाँ हमने लिया है जिप्सम को। जिप्सम जिसका संकेत है CaSO4 और 2H2O, इसके उपयोग हम देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक अन्य लवण जो कि सोडियम क्लोराइड है, खाने वाला जो नमक है, उसके उपयोग देखे थे। तो उसके उपयोग द्वारा हमने पहला रासायनिक पदार्थ बनाना जो देखा था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो नमक के जलीय घोल का जब विद्युत अपघटन कराया गया था तो विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त हुआ था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमें दो जरूरी उत्पाद भी प्राप्त हुए थे। वो कौन कौन से थे, एक तो Cl2 था, क्लोरीन, और एक था हाइड्रोजन। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दो गैसें भी हमको प्राप्त हुई थी जिनके बहुत अन्य कामों में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। क्लोरीन जैसे धुलाई के लिए और पानी को शुद्ध करने के लिए, और हाइड्रोजन के भी बहुत। तो इस तरह से दोनों उपयोगी पदार्थ हमको प्राप्त हुए थे। तो पहला हमने देखा था लवण के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना। फिर इसका दूसरा उपयोग देखा था NaCl का, कि उसके द्वारा व्यंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, तो व्यंजक चूर्ण का बनाना। फिर इसका अगला उपयोग देखा था हमने खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 का निर्माण करना। और अगला उत्पाद हमने देखा था लवण के द्वारा क्या, Na2CO3 यानी कपड़े धोने का सोडा Na2CO3 10H2O का निर्माण। तो लवण के उपयोग पहले हम देख चुके हैं। अब हम एक और लवण है जिप्सम, जिप्सम के उपयोगों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जिप्सम जिसका संकेत है CaSO4 2H2O, इसके द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी एक और अन्य रासायनिक पदार्थ बनाना। तो जिसका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका संकेत है CaSO4 2H2O को बनाना। तो यहाँ विधि आप देख सकते हो, जिप्सम को
100 अंश सेंटीग्रेड पर, अगर हम अंश सेंटीग्रेड में बोलें तो इसको हम 100 अंश सेंटीग्रेड कहेंगे। और अगर हम इसको केल्विन में बोलना चाहें तो केल्विन में बोलने के लिए हम इसको कहेंगे कितना, 373 केल्विन, क्योंकि केल्विन नामक जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने जो तापमापी बनाया था वो 0.1 अंश सेंटीग्रेड से नीचे का बनाया था। तो 373 केल्विन पर गर्म करने पर एक क्या प्राप्त होता है, 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम जो है, जिप्सम पिघल के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। और इसमें जो जल के अणुओं की मात्रा होती है तो कितनी, CaSO4 ½ ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें से 1.5 H2O जल के अणुओं की मात्रा अलग हो जाती है। लेकिन इस विधि में एक और हमको बात ध्यान देने योग्य है कि जिप्सम को अगर हम 100 अंश सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म करें, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तब हमको एक बात ध्यान रखना है कि इसका तापमान 100 अंश सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 अंश सेंटीग्रेड से तापमान अधिक हो जाता है तो यह मृत तापित प्लास्टर बन जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। तो जिप्सम को 100 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका संकेत है CaSO4 ½ H2O, और इसमें से 1.5 H2O यानी जल की मात्रा निकल जाती है। अब हम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा बनता है तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणुओं की मात्रा, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह एक सफ़ेद चूर्ण होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम जल मिलाते हैं उसमें जल के निश्चित अणुओं की मात्रा मिलाते हैं, तो जब यह एक लुगदी जैसा बन जाता है, और यही लुगदी जब सूखती है तब यह एक बिल्कुल ठोस कठोर पदार्थ की तरह बन जाता है। तो यहाँ आप दो तरह की समीकरण आप देख सकते हो। पहले समीकरण में जिप्सम लिखा हुआ है जिसका संकेत है CaSO4 2H2O, और इसको 100 अंश सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो इसमें से 1.5 H2O जल की मात्रा अलग हो जाती है, और CaSO4 ½ H2O जिसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमको प्राप्त होता है। लेकिन हमको एक सावधानी जो अभी हमने बताई कि 100 अंश सेंटीग्रेड से अधिक इसका तापमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह मृत तापित प्लास्टर यानी बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ बन जाता है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो ये एक सफ़ेद चूर्ण होता है, और इसमें जब हम पानी के अणुओं की मात्रा मिला देते हैं तो यह सूखने के बाद में एक कठोर पदार्थ की तरह यह बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो CaSO4 ½ H2O, और इसमें कितने जल के अणुओं की मात्रा है, 1.5 H2O। तो इस तरह से क्या बन जाता है, CaSO4 2H2O, जैसा कि जिप्सम आपने पहले इसमें देखा हुआ है, तो इससे जिप्सम बन जाता है। अब बच्चों हम देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या उपयोग हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम POP के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के हम कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं। तो पहला, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, यानी हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है सफ़ेद चूर्ण, इसमें अगर जल की निश्चित अणुओं की मात्रा मिला दी जाए तो सूखने के बाद जमकर एक बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ की तरह यह बन जाता है। तो पहला है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, जब हमारी एक्सीडेंट या दुर्घटना में हाथ पैरों की हड्डियाँ टूट जाती हैं या शरीर के किसी भी भाग की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उनको सही जगह पर बिठाने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं कि ऊपर से POP में जल की निश्चित अणुओं की मात्रा को मिलाकर एक प्लास्टर जैसा घोले ऊपर इसके लगा देते हैं, और जैसे जैसे ये सूखता है वैसे वैसे ये कठोर होता जाता है, यानी ये कड़क होता जाता है। तो इससे हमारे शरीर की जो हड्डियाँ हैं, जो टूटा हुआ भाग है, उन पर क्या लगता है, उन पर वजन नहीं पड़ता या हिलाने डुलाने से वो इधर उधर नहीं होती, तो कुछ समय के बाद में वो अपनी जगह ठीक से जम जाती हैं या व्यवस्थित हो जाती हैं। दूसरा हम देख रहे हैं खिलौने एवं मूर्तियाँ बनाने में। तो जैसा कि हमने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद
एक ठोस पदार्थ के रूप में जम जाता है, बन जाता है। और इससे जो मूर्तियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, या जो सजावट के सामान है, सजावट के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस हल्का भी होता है और पानी में ये गलता भी नहीं है, इसलिए सजावट के सामान बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इसका एक और उपयोग देखा होगा, हमारे घरों की जो दीवारें हैं उनको चिकना करने में, सुंदर बनाने में, क्योंकि पीओपी जो है एक बहुत ही इसकी लेप करने के बाद एक बहुत ही चिकना पदार्थ बन जाता है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम देख सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखे लवण के उपयोग। लवण के उपयोगों के अंतर्गत हमने देखा कि पहले NaCl लवण का उपयोग देखा, फिर हमने देखा किसका उपयोग कि ये जो जिप्सम है, जिप्सम CaSO4 2H2O का उपयोग देखा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये द्वितीय अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने जो खास पॉइंट देखे उनके बारे में हम एक बार आपको चर्चा कर रहे हैं कि इस अध्याय में हमने देखा था कि अम्ल और क्षार की पहचान करने वाले जो रंजक होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा दिया गया पदार्थ अम्ल है या दिया गया पदार्थ क्षार है, उसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो उसको अम्ल क्षार रंजक कहा जाता है। फिर इसके आगे हमने देखा था कि अम्ल है तो उसमें क्या होता है, तो अम्ल है तो उसमें H धन आयन होता है, और अगर क्षार है तो उसमें OH ऋण आयन पाए जाते हैं। फिर हमने देखा था अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। और इस तरह से हमने देखा था कि कोई भी अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। यह है अम्लों का ये मुख्य गुण होता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। फिर हमने देखा था कि जब उसके जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन में विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन ये निष्कासित करते हैं। ठीक है, यानी जब क्षारीय विलयन हमने लिया उसका और उसमें विद्युत प्रवाहित की तो क्षारीय विलयन है तो OH आयन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि क्षार में OH आयन होते हैं, जैसे MgOH है, NaOH है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इनमें OH आयन होते हैं। तो इनके जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इनसे OH आयन निकल जाते हैं। और इसी तरह से कोई अम्ल है, अम्ल में हमने कौन कौन से बताए थे आपको, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, तो ये सभी अम्ल हैं। और अम्ल के जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन आयन H धन आयन हमको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने अम्लों और क्षारों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन देखा था। फिर हमने एक और अभिक्रिया देखी थी कि अम्ल और क्षारों की जब हम आपस में क्रिया कराते हैं, यानी अम्ल और क्षार को जब हम मिला देते हैं तो दोनों एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर देते हैं, यानी एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय या उदासीन कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है उदासीनीकरण। और अम्ल और क्षार को मिलाने से, आपस में मिलाने से क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। और यह जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के गुणों को निष्क्रिय कर देते हैं या उदासीन कर देते हैं। जैसे क्षार का हमने एक अच्छा उपयोग बताया था, खाने का सोडा है, आपके पेट में अम्लीयता बढ़ने लगती है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, तो अम्ल खट्टे होते हैं तो आपको खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। तो खट्टी डकारें आने के कारण आपको बेचैनी होती है। तो उस समय अगर आपके घर में जो खाने का सोडा है उसको एक चम्मच हम एक गिलास पानी में घोल के पी जाएं तो ये अम्ल बनने की क्रिया को ये रोक देता है और हमको खट्टी डकारों से और जलन से राहत तो मिल जाती है। ठीक है बच्चों, और हमने देखा था कि जो सांद्र अम्ल होते हैं या जो सांद्र क्षार होते हैं, तो जब हम इनमें जल मिलाते हैं
तो इनसे बहुत तीव्र मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जो सांद्र अम्ल है या सांद्र क्षार है, इसमें जब हम जल को एक साथ मिला देंगे तो ये क्रिया बहुत ही विस्फोटक रूप धारण कर लेती है और इससे बहुत ही तेज गति से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो हमको बहुत ही सावधानी से पहले हमको जल की अधिक मात्रा लेना चाहिए और उसमें एक एक बूंद करके एक एक बूंद अम्ल की मात्रा को मिलाना चाहिए ताकि अम्ल पूरे जल में घुलता जाए, क्योंकि ये बहुत ही विस्फोटक होते हैं और जिससे हमारे हाथ पैर जल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमने बहुत सारी बातें देखी थी और हमने अभी देखा था कि क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है। ठीक है, और हमने लवण के उपयोग देखे थे। ठीक है, तो लवण से हमने रसायनों को बनाना देखा था और रसायनों के द्वारा रसायन जो पदार्थ बने हैं तो उनके उपयोग देखे थे। उसमें हमने बेकिंग सोडा के उपयोग देखे थे कि अग्निसह पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, खाने का सोडा है। और धावन सोडा के हमने उपयोग देखे थे कि साबुन में, अपमार्जक में, धुलाई में, अन्य कामों में काम आता है। एक व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण के उपयोग देखे थे कि कपड़ों को व्यंजन करने में इसका उपयोग किया जाता है। और अभी हमने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ तो हमने यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के उपयोग देखे कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है, खिलौने मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और हमारी दीवारों को, घर की जो दीवारें हैं उनको चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने अध्याय 2 के अंतर्गत अम्ल एवं क्षारों का अध्ययन किया और उनके द्वारा बने लवण और लवण के उपयोगों का अध्ययन किया। ओके स्टूडेंट।